छठा चरण का चुनाव हो रहा है और अब ज्यादातर ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि आखिरकार ये जो सरकार है किसकी बनने जा रही है। बात बिहार की अगर करें, जहां ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा लॉस भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है, उसके बारे में आपको बता दें कि अब आकलन है कि ये बात ठीक है कि पिछली बार 39 सीटें 40 में से एनडीए ने जीती थी। इस बार वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें नुकसान नहीं होता दिखाई दे रहा है। जो भी आरजेडी को सीट मिल रही हैं वो जेडीयू की मिल रही हैं और उसका एक कारण है तेजस्वी यादव का बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ना। इस बात की तारीफ करनी होगी कि पिछली बार यानी 2019 के चुनाव की तुलना में इस बार बिहार के अंदर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पैसा भी खर्च किया है, उसके पीछे कुछ ताकतें हैं, उसकी बातें अलग से होंगी, लेकिन बिहार में यह तय है कि इस समय तेजस्वी यादव की मेहनत के बाद ये रिजल्ट आएगा। और इसका एक कारण और भी आप देखिए, बिहार का जो चुनाव है वहां नीतीश कुमार कुछ गायब से दिखाई देते हैं। जेडीयू के जो भी नेता हैं वो बेशक जाति के आकलन के अनुसार अपनी सीटों पर जीतने का गणित लगा रहे हैं। मोदी जी, यहां तक कि योगी जी भी बिहार में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू को इसका नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने जो पुरानी उसकी स्थिति है यानी 2019 की, उसको स्टैंड करेगी। यहां तेजस्वी यादव अब बात कर रहे हैं तो उन्होंने पीके को सिरे से नकार दिया और जो प्रशांत किशोर है उस रिजल्ट को वो दरकिनार कर रहे हैं। जो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि इस तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को नकारते हुए बिहार के भी जो आंकड़े वो दे रहे हैं, बिहार में क्योंकि जो प्रशांत किशोर का आंकड़ा हो या और किसी राजनीतिक विश्लेषक का, वो सीधा सीधा ये है कि आप जो बिहार में बीजेपी का नुकसान, एनडीए का नुकसान, ये जो नैरेटिव चला रहे हो, इस नैरेटिव चलाने वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है एनडीए 40 में से 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। पूरी लहर दिखाई जा रही है कि तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है और जो 20 सीटें हैं वो तो जेडीयू अब हार रहा है, एनडीए हार रहा है और ये 20 सीटें जो इंडिया अलायंस है वो जीत रहा है। अब इस नैरेटिव में जब प्रशांत किशोर जैसा राजनीतिक विश्लेषक उतरता है, वो कहते हैं हाँ नुकसान तो है लेकिन उतनी सीटों का नहीं है। मैंने भी आपको बताया है कि वहां पिछली बार 2019 में 39 सीटें थी एनडीए के पास, अब 39 तो नहीं रहेंगी क्योंकि तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, एंटी इनकम्पेंसी है और ज़्यादातर बिहार के अंदर जो नाराजगी है वो नीतीश कुमार के सहयोगी दल बनने से, यानी नीतीश कुमार जो एनडीए का हिस्सा बने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, लोग इससे ज़्यादा नाराज हैं। लोगों का आकलन था कि बीजेपी अगर अपने दम पर वहाँ चुनाव लड़ती, अपने दम पर सरकार का इंतजार करती, तो अकेले दम पर अगर लड़ती तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होता। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राज्यसभा में जो सीट है उसका गणित देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू से समर्थन लिया है, समर्थन दिया है, उनके साथ गठबंधन किया है। लेकिन तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर को ये कह देना कि वो जो आंकड़े रख रहे हैं वो तो बिल्कुल बेकार है, वो तो साहब बीजेपी का एजेंट है, वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने तो जिला अध्यक्ष को भी सैलरी पे रखा है। तो तेजस्वी यादव जी को मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर ने किसी भी जिला अध्यक्ष को सैलरी पे नहीं रखा है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ये देखते हैं कि जिन लोगों से वो काम ले रहे हैं, जो उनके टीम का हिस्सा है। प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े चुनावों को मैनेज किया है और उस मैनेज करने में MBA करे हुए लोगों को रखा जाता है, IT प्रोफेशनल को रखा जाता है, तो भैया सैलरी पे रखते हैं। उनका सोच ये है कि अगर मैं कहीं से 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, अब उस 1 करोड़ में मेरे जो पार्टी टीम के लोग हैं उन सबको बांटूं, और आज फ्री में कौन काम करता है। लेकिन प्रशांत किशोर की एक खासियत मैं आपको बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कतई नहीं मिला, ना मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन जो मुझे बिहार से पता लगा है वो ये कि प्रशांत किशोर की एक आदत है कि उनकी टीम का हिस्सा जो उन्होंने एक पार्टी बनाई है, वो अभी पार्टी तो बहुत ज़्यादा अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो टीम में जुड़ रहे हैं, जो जन स्वराज यात्रा उन्होंने चलाई उसमें जो शामिल हो रहे हैं, उन सब लोगों में वो ये देखते हैं कि किसी को ज़रूरतमंद है क्या, किसी को बेरोजगारी ज़्यादा है क्या, उसके घर में प्रॉब्लम है तो मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सारे बिहार के बच्चों की नौकरियों को लगवाया है। ये तेजस्वी यादव को जानकारी होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये क्या ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिनको सरकारी नौकरियां दी, लालू जी का जब रेल मंत्रालय में मंत्री थे, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय जो नौकरियां दी गई उसको लेकर के ये सब जानते हैं कि लोगों की जमीनें नाम लिखवा ली गई।
और इसीलिए ये जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात तेजस्वी आजकल कर रहे हैं कि ट्रेंड चलाया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि साहब ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, वो कहते हैं कि ये जो है अब की बार जॉब का ट्रेंड चलेगा कि नौकरियां कहाँ हैं, हम ट्रेंड चलाएंगे, हम नौकरी देंगे। वो याद करते हैं, वो बात करते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देने वाले हैं, हमने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी, हम अगर सत्ता में रहते, सरकार नहीं गिरती, तो हम और नौकरियां देते। ये बात अलग है कि वो डिप्टी सीएम थे, अब नौकरी तो एक मंत्रिमंडल का फैसला है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, आती भी नहीं है आसानी से। लेकिन इस जॉब ट्रेंड का मुकाबला, जो वो ट्रेंड की बात कर रहे थे, चिराग पासवान मैदान में उतरे और चिराग पासवान ने बिहार की जनता को याद दिलाया कि ये जो तेजस्वी यादव जॉब ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि हम जॉब ट्रेंड चलाएंगे और बिहार में भाजपा को, एनडीए को जॉब के नाम पर घेरेंगे, ये तेजस्वी यादव को याद होना चाहिए कि जब केंद्र में इनके पापा जी, पिताजी जब रेल मंत्री में थे, तो रेल मंत्रालय होते हुए जब वो नौकरियां दे रहे थे लोगों को, तो उनकी जमीनें नाम लिखवा दी थी। तो चिराग पासवान मैदान में उतरते दिखाई देते हैं, पूरा मुकाबला वो करते दिखाई देते हैं चिराग पासवान। बाकी तो आप देखिए कितनी सभाएं हो रही हैं, कहीं मीडिया में आपने देखा कि नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया हो? सुस्त, उनको तो राजनीति से मेरे ख्याल तो संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन वहां अब 2 युवा मैदान में डटे हैं, और वो 2 युवाओं को मैं पहले से आपको बोल रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा वहां सम्राट चौधरी कहीं गुम से हो गए हैं। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी का, उनको प्रदेश का अध्यक्ष जब बनाया, वो गांव गांव घूम रहे थे, उनको भाजपा ने काम दिया, पीछे सपोर्ट दिया, उनको पैसा पावर दी, उनको काम पे लगाया कि संगठन खड़ा करो। जब तक वो डिप्टी सीएम नहीं थे तब तक वो मेहनत कर रहे थे। जैसा ही मंत्री पद पाया, वो तो ऐशो आराम के बिल्कुल मूड में आ गए, कुछ पता नहीं है। सभाएं लगी हैं, सरकारी अमला है, और उसी ट्रेंड में चल पड़े हैं जैसा बिहार के बाकी मंत्री चलते हैं। वहां केवल मुझे फील्ड में अगर तेजस्वी यादव के मुकाबले में जमीन पर उतरकर मेहनत करता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, वो है चिराग पासवान। और यदि आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैं पिछले लगभग 1 साल से कह रहा हूं, मेरी बात नोट कर लीजिए, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये कब होंगे? जब नेक्स्ट चुनाव आएगा, क्योंकि नीतीश बाबू को अभी तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल करके उनको मुख्यमंत्री जो बनाए हुए हैं, उसकी केवल एक मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े महत्वपूर्ण फैसले, सरकार का गठन तीसरी बार होने के बाद कुछ बड़े फैसले वो पहले ही सत्र में लेने वाले हैं, और उसके लिए उनको राज्यसभा में बहुमत चाहिए, भारी बहुमत चाहिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। इस पर सारे राजनीतिक विश्लेषक अब इतना तो मान ही रहे हैं कि भाजपा 400 पार भले ही ना हो, लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब ऐसा कोई भी बात जब कोई करता है तो इंडिया अलायंस के नेता उसको बीजेपी का एजेंट कह देते हैं। प्रशांत किशोर के अब वो सारे खर्चे पर भी तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि साहब इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। भैया तेजस्वी यादव जी से कोई पूछे कि आप जो हेलीकॉप्टर में टूर कर रहे हो, ये पैसा आपके पास कहां से आ रहा है? मंत्री तो नहीं हो, लोगों की प्रॉपर्टी ली है क्या? सवाल पूछ रहे हैं लोग, इसका जवाब है क्या उनके पास? भैया आप दूसरों के तरफ सवाल उछाल रहे हो, दूसरों पे प्रश्न कर रहे हो, आपसे भी तो जनता पूछेगी, पूछना चाहिए और आपको जवाब देना चाहिए कि आपके पास हेलीकॉप्टरों में घूमने के लिए, बड़ी बड़ी सभाओं करने के लिए, वहां भीड़ जुटाने का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसका पैसा कहां से आ रहा है? आपको कौन पीछे से शक्ति फंडिंग कर रही है, ये बताएं। आप प्रशांत किशोर पे सवाल उठा रहे हो, प्रशांत किशोर जैसा बन के तो देखो। प्रशांत किशोर ने अपनी जो पार्टी बनाई है और जो आंदोलन खड़ा किया, जो गांव गांव में लोगों की टीम खड़ी की है, वो अभी आपको दिखाई नहीं देगी। विधानसभा के चुनाव में आपको ये दिखाई देगी। अभी केवल प्रशांत किशोर न्यूज चैनलों पर अपना विश्लेषण रख रहे हैं और आप कहते हो कि डाटा को इधर से उधर करते हैं। भैया तेजस्वी यादव जी, आजकल डेटा का जमाना है, जिसके पास डेटा उसी के पास पैसा। ये सीधा आप फंडा समझ लो। आप क्या समझोगे, मैं नहीं वो शब्द बोलता कितनी पास आप हैं, लेकिन डेटा की कीमत क्या होती है ये वही समझ सकता है जो डेटा के खेल में जुटा है। बड़ी बड़ी कंपनियां डेटे को ट्रांसफर करके, लोगों को दे करके करोड़ों कमा रही हैं, करोड़ों। और प्रशांत किशोर के पास ये पावर है, उसके पास डेटा कलेक्ट करने के लिए टीम है,
और उस टीम में जब वो व्यक्तियों को जोड़ते हैं, चाहे उनके वो फिर जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो कहीं मंडल का कोई अध्यक्ष हो, और वो देख रहे हैं कि यदि इसको नीड है, बच्चा पढ़ा लिखा है, तो भाई उसको जॉब पे रख दो, इसमें क्या दिक्कत है। वो ना तो किसी की जमीन नाम लिखवा रहे, ना वो उसकी एवज में किसी से रिश्वत ले रहे, ना उनको इस बारे में कोई स्वार्थ है कि ये मेरे लिए कुछ व्यक्तिगत रूप से करे। ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बिहार में एक नेता बनने के लिए वो जो क्वालिटी होनी चाहिए, आज का युवा जो बिहार में नेता में देखना चाहता है कि बिहार के युवाओं के लिए चिंता, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की सुविधा, ये कौन कराएगा। पैसे लेकर, रिश्वत लेकर अगर नौकरी लगवाई, तब फिर प्रशांत किशोर में और तेजस्वी में क्या अंतर रह जाएगा। और इसलिए तेजस्वी यादव जी, आप प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताएं, आप उनको कहें डेटा का इधर उधर करने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना माने तो भाई मेरी बात भी सुन लो, मैं तो कोई डेटा एनालिसिस उस तरह का हूं नहीं जैसे प्रशांत किशोर के पास बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं। मेरे तो कुछ पत्रकार दोस्त हैं जो बिहार में पत्रकारिता करते हैं, उनके बेस पे मैं बता सकता हूं कि इस बार भी जो एनडीए है, आप जो कह रहे हैं ना 20 से ऊपर नहीं जाएगा, नोट कर लीजिए, 35, 40 में से 35, 3 से 4 सीटों का नुकसान एनडीए को हो रहा है। 35 सीट पक्का तौर पर एनडीए बिहार में जीत रहा है। आप में से कोई बिहार के दर्शक हों तो अपनी राय में जरूर बताएं कि क्या मेरा जो एनालिसिस है वो सही है या नहीं। वंदे मातरम।